उसने एक राज्य पर शासन किया, सेनाओं को आदेश दिए। युद्ध कौशल में वह उस स्तर पर पहुंचा जहां कोई जीवित व्यक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकता था। किंग ग्रे अपनी दुनिया के परम शिखर पर खड़ा था, अजेय, अपराजित, अछूत और पूरी तरह विनाशकारी रूप से अकेला। उसने शक्ति की वेदी पर हर मानवीय रिश्ते की बलि चढ़ा दी थी। जिस स्त्री ने उसे पाला था, उसकी हत्या हुई और उसका बदला लेने के लिए ग्रे ने सिंहासन तक पहुंचने में आने वाली हर बाधा को जला डाला था। लेकिन प्रतिशोध उस खाली जगह को नहीं भरता जहां कभी प्रेम हुआ करता था। जब तक ग्रे अपने सिंहासन पर बैठा, तब तक उसके भीतर ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसके लिए शासन करना सार्थक हो। वह एक ऐसा हथियार था जो अपने युद्ध से अधिक जी चुका था। फिर उसकी हत्या कर दी गई और शून्य के बजाय उसने अपनी आंखें एक नवजात शिशु के रूप में खोलीं, चीखता हुआ, असहाय और जादू राक्षसों और संभावनाओं की दुनिया में अकटनीय रूप से जीवित। संभावनाएं जो उसके पहले जीवन ने कभी नहीं दी थीं। यह है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। इसके 226 मनहवा अध्याय हैं, एक पूर्ण 529 अध्यायों का उपन्यास, एक एनिमे जिसका दूसरा सीजन अप्रैल 2026 में आ रहा है और तापस पर 60 करोड़ से अधिक पाठ, और यह हर एक के योग्य है। स्वागत है मनहवा रिकैप वॉल्ट पर। आज हम इस शैली के दिग्गजों में से एक की चर्चा कर रहे हैं, एक कथा जो पुनर्जन्म की शक्ति कल्पना के रूप में शुरू होती है और कुछ कहीं अधिक महत्वाकांक्षी में बदल जाती है। युद्ध, देवता, अंतरआयामी राजनीति और एक नायक जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके शत्रुओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस खोखले अलगाव में डूबे व्यक्ति के विरुद्ध है जो वह कभी हुआ करता था। लिखा है टर्टल मी ने, चित्रांकन फुयुकी मोंटिस का। यह है आर्थर लेविन की कहानी। आर्थर लेविन को समझने के लिए पहले किंग ग्रे को समझना होगा। ग्रे एक अनाथ था, एक संस्था में पला जिसे हेडमास्टर विलबेक नामक एक स्त्री चलाती थी, मां के सबसे निकट जो उसे कभी मिली। जब वह मारी गई और अनाथालय नष्ट हो गया, ग्रे ने एक निर्णय लिया जिसने उसके पहले जीवन को परिभाषित कर दिया। वह शक्ति प्राप्त करेगा, निरपेक्ष, अजेय, अप्रतिरोध्य शक्ति। उसने सेना में प्रवेश किया, चढ़ता गया, लड़ा, मारा और मात्र अपनी इच्छा शक्ति और असाधारण युद्ध क्षमता के बल पर वह अपने राष्ट्र का राजा बन गया। और उस उपलब्धि के शिखर पर उसने वह सत्य खोजा जिसे शक्ति कल्पनाएं शायद ही कभी स्वीकारती हैं, कि हर मानवीय बंधन को जानबूझकर काट कर बनाया गया सिंहासन एक कारागार है, पुरस्कार नहीं। ग्रे का कोई मित्र नहीं था, कोई विश्वास पात्र नहीं, कोई नहीं जो उसे हथियार या उपाधि से परे जानता हो। उसने हर लगाव को इसलिए काट डाला था क्योंकि लगाव का दुरुपयोग किया जा सकता है, और ऐसा करते करते उसने वह सब काट डाला था जो जीवित होने को सार्थक बनाता है। उसकी हत्या लगभग एक दया थी। लगभग मृत्यु के बजाय ग्रे का पुनर्जन्म हुआ, किसी और लड़ाई और विजय की दुनिया में योद्धा के रूप में नहीं, एक शिशु के रूप में, नन्हा, असहाय, उन दो अजनबियों पर पूर्णतः निर्भर जिनके चेहरे उसके ऊपर धुंधले थे जब वह चीखता हुआ अपने नए अस्तित्व में आया। वे अजनबी थे रेनल्ड्स और एलिस लेविन। पूर्व साहसी, गहरे प्रेम में अपने पुत्र के जन्म पर आनंद से अभिभूत, और ग्रे एलिस की बाहों में लेटा हुआ 38 वर्षीय राजा की पूर्ण चेतना और स्मृतियों के साथ कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जो उसने दशकों से महसूस नहीं किया था। कोई उसे थामे हुए था, कोई उसके अस्तित्व से प्रसन्न था, इसलिए नहीं कि वह क्या कर सकता था, इसलिए कि वह कौन था। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की भावनात्मक नींव इन्हीं प्रारंभिक अध्यायों में रखी जाती है, और यह विनाशकारी रूप से प्रभावी है। ग्रे अब आर्थर गस्सा के पास हर बौद्धिक लाभ है जिसकी कल्पना की जा सकती है। दशकों का युद्ध अनुभव, रणनीति, राजनीति, मानव मनोविज्ञान और सर्वोच्च स्तर पर शक्ति प्रयोग की समझ। वह किसी भी तर्कसंगत मानक से कथा साहित्य का सबसे खतरनाक शिशु है, लेकिन वह व्यक्ति भी है जो जीवन में पहली बार वास्तविक, बिना शर्त प्रेम का अनुभव कर रहा है, और वह प्रेम उसे किसी भी शत्रु से अधिक डराता है, क्योंकि ग्रे जानता है व्यक्तिगत क्रूर अनुभव से कि जब आप अपने आप को लोगों की परवाह करने की अनुमति देते हैं तो क्या होता है। वे आपके विरुद्ध दबाव बन जाते हैं, वे लक्ष्य बन जाते हैं, वे वह वस्तु बन जाते हैं जिसे आपके शत्रु आपको तोड़ने के लिए नष्ट करते हैं। आर्थर लेविन का केंद्रीय द्वंद्व यह नहीं है कि क्या वह इस नई दुनिया में शक्तिशाली बन सकता है। वह बन सकता है, आसानी से। उसका द्वंद्व यह है कि क्या वह स्वयं को पुत्र,
मित्र मनुष्य होने की अनुमति दे सकता है, यह जानते हुए कि हर रिश्ता जो वह बनाता है वह एक कमजोरी है जिसे मिटाने में उसने अपना पूरा पहला जीवन लगा दिया था। जिस दुनिया में आर्थर का जन्म होता है वह विशाल, जटिल और सूक्ष्मता से निर्मित है। डिकथेन, वह महाद्वीप जहां मनुष्य, एल्फ और बौने तनावपूर्ण किंतु कार्यशील गठबंधन में सह अस्तित्व रखते हैं। 3 राज्य, प्रत्येक पर एक छोटी जाति का प्रभुत्व। सपिन, मानव राज्य। एलेनोर, एल्फ राज्य, एल्शायर के प्राचीन वन में छिपा हुआ। डार्व, बौनों का राज्य, दक्षिणी पर्वतों में तराशा हुआ। प्रत्येक राज्य की अपनी राजघरानी, अपनी सैन्य परंपराएं, अपनी जादुई विशेषज्ञताएं हैं। और उन सबसे ऊपर, शाब्दिक रूप से उनके ऊपर, इफियोटस के दिव्य लोक में असुरस, देवतुल्य शक्ति वाले प्राणी, उन कुलों में विभाजित जो किंवदंती के पौराणिक जीवों का प्रतिबिंब है। ड्रैगन, फिनिक्स, बेसिलिस्क, टाइटन। असुरास दूरस्थ देवता नहीं है, वे सक्रिय, राजनीतिक और छोटी जातियों के मामलों में गहरी रुचि रखते हैं। हालांकि उनकी प्रेरणाएं डिकैथन के लोगों की समझ से कहीं अधिक जटिल और कहीं कम परोपकारी है। इस दुनिया में आर्थर का जादुई विकास उसके पुनर्जन्म लाभ के मानकों से भी असाधारण है। वह 3 वर्ष की आयु में अपना माना कोर जागृत करता है, एक ऐसी घटना जो इतनी विस्फोटक है कि उसके परिवार का घर ही नष्ट हो जाता है। 8 वर्ष की आयु तक वह कुछ ऐसा प्राप्त कर लेता है जो अभूतपूर्व है। एक साथ 4 तत्वों पर नियंत्रण, एक चतुर्तत्व मेज। जिस दुनिया में 2 तत्व नियंत्रण को असाधारण माना जाता है, वहां आर्थर सहजता से सैद्धांतिक छत को तोड़ देता है। लेकिन कथा इस शक्ति को शून्य में अस्तित्व रखने की अनुमति नहीं देती। 4 वर्ष की आयु में आर्थर डाकुओं के हमले के दौरान अपने परिवार से बिछड़ जाता है। वह बीस्ट ग्लेड्स में गिरता है, वह विशाल, राक्षसों से भरी जंगली भूमि जो डिकथेन के केंद्र में फैली है। खोया हुआ, अकेला और मानसिक परिपक्वता के बावजूद शारीरिक रूप से अब भी एक छोटा बच्चा, आर्थर कुछ ऐसा सामना करता है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक ड्रैगन, एफियोटस का असुरा ड्रैगन नहीं, एक प्राणी जिसका नाम सिल्विया है, जो घायल है और बीस्ट ग्लेड्स की गहराइयों में मर रही है। सिल्विया आर्थर में कुछ पहचानती है, शायद उसकी पुनर्जन्मी आत्मा, शायद उसकी विशुद्ध क्षमता, और अपने अंतिम कार्य में वह अपनी बीस्ट विल उसे हस्तांतरित कर देती है। यह शक्तिवर्धन आर्थर की जादुई क्षमताओं का नाटकीय विस्तार करता है और उसे सिल्विया के शिशु सिल्वी नामक एक नन्हे ड्रैगन के साथ बंधन में बांध देता है, जो आर्थर का साथी, पारिवारिक जीव और अंततः युद्ध में भागीदार बन जाता है। मरने से पहले सिल्विया आर्थर से एक प्रश्न पूछती है जो पूरी कथा का नैतिक केंद्र बिंदु बन जाता है। क्या वह अपना दूसरा अवसर एक और किंग ग्रे बनने में लगाएगा, शक्तिशाली, अलगाव में डूबा और अंततः रिक्त, या वह कुछ अलग बनेगा? आर्थर युवा राजकुमारी टेसिया एरलिथ को दास व्यापारियों से बचाने के बाद एल्फ राज्य एलेनोर तक पहुंचता है। एल्फ अपनी राजकुमारी की वापसी से कृतज्ञ आर्थर को 3 वर्ष तक आश्रय देते हैं। वह विरियन एरलिथ के अधीन प्रशिक्षण लेता है, टेसिया का दादा, पूर्व राजा और असाधारण क्षमता का योद्धा। टेसिया इस नई दुनिया में आर्थर का पहला सच्चा मित्र बनती है, कोई जो उसे प्रतिभा या हथियार के रूप में नहीं बल्कि एक जिद्दी, कभी-कभी अनगढ़ लड़के के रूप में जानती है, जिसने उसकी जान बचाई और फिर दिशाओं को लेकर उससे बहस की। एलेनोर में बिताए ये वर्ष महत्वपूर्ण हैं। ये वही वर्ष हैं जहां आर्थर सिल्विया के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करता है, निश्चयात्मक रूप से नहीं, कथा आसान उत्तरों के लिए बहुत बुद्धिमान है, किंतु दिशात्मक रूप से वह स्वयं को टेसिया की परवाह करने की अनुमति देता है, विरियन की, उन एल्फ बच्चों की जिनके साथ वह प्रशिक्षण लेता है। वह ऐसे रिश्ते बनाता है जिन्हें किंग ग्रे विनाशकारी कमजोरियां मानता, और कथा यह सुनिश्चित करती है कि उन रिश्तों की परीक्षा होगी। वाजिशो जायरस एकेडमी महाद्वीप के ऊपर एक तैरते द्वीप पर स्थित है, जादुई शिक्षा का एक नगर आकार का स्मारक जो तीनों राज्यों के सबसे प्रतिभाशाली युवा मेज को आकर्षित करता है। यह प्रतिष्ठित है, राजनीतिक है और आर्थर लेविन के लिए बिल्कुल अप्रस्तुत है। आर्थर अपने परिवार से पुनर्मिलन के बाद प्रवेश लेता है, एक पुनर्मिलन जो प्रारंभिक कथा के सर्वाधिक हृदयस्पर्शी दृश्यों में से एक है। उसकी मां एलिस, उसके पिता रेनल्ड्स और उसकी छोटी बहन एलेनर, जो उसकी 3 वर्ष की अनुपस्थिति में जन्मी थी, जिसने अपने बड़े भाई को कभी नहीं देखा।
लेविन परिवार के दृश्य पूरी कथा में आधार स्तंभ बने रहते हैं, गर्म, घरेलू और इस ज्ञान से भारी कि आर्थर के पिछले जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। ज़ेरस में आर्थर की क्षमताएं उसे एक असंभव स्थिति में रखती है। वह अकादमी के हर छात्र से मापन योग्य, प्रदर्शन योग्य रूप से श्रेष्ठ है। केवल उसका युद्ध अनुभव, दशकों का उस दुनिया से जहां लड़ाई राजनीतिक उन्नति का मुख्य साधन थी, उसे ऐसे लाभ देता है जिनकी बराबरी कोई किशोर प्रतिभा नहीं कर सकती। उसके चतुर तत्व, आत्मीयताएं, सिल्वी के साथ ड्रैगन बंधन और सिल्विया से विरासत में मिली बीस्टविल जोड़ें, और आर्थर छात्र से कम, प्रशासनिक कारणों से कक्षाओं में जाने वाला संकाय स्तरीय योद्धा अधिक है। अकादमी आर्क इस शक्ति असमानता को उल्लेखनीय कुशलता से संभालता है। आर्थर सहज श्रेष्ठता के बल पर प्रभुत्व नहीं जमाता। कथा ऐसी समस्याएं रचती है जिन्हें मात्र शक्ति हल नहीं कर सकती। अभिजात कुलों की राजनीतिक चालें जो एक साधारण व्यक्ति की प्रसिद्धि से भयभीत हैं। लूकस वाइग्स नामक एक छात्र की चालें। एक विशेषाधिकार प्राप्त द्वेषपूर्ण युवा मेज जिसके पारिवारिक संबंध उसे परिणामों से बचाते हैं और जिसकी आर्थर के प्रति ईर्ष्या वास्तव में खतरनाक रूप ले लेती है। ज़ीरस अकेडमी की निदेशक सिंथिया गुड्स्काय कथा के सबसे आकर्षक द्वितीयक पात्रों में से एक है, एक स्त्री जिसका आर्थर के प्रति प्रकट गुरुत्व ऐसे एजेंडे छिपाता है जो सैकड़ों अध्यायों तक स्पष्ट नहीं होंगे। वह अकादमी में आर्थर का स्थान सुरक्षित रखती है, उसकी प्रगति की वकालत करती है और स्वयं को मित्र के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या वह वास्तव में मित्र है? यह प्रश्न कथा विनाशकारी धैर्य से उत्तरित करती है। अकादमी में आर्थर के रिश्ते उन भावनात्मक दावों को गहरा करते हैं जिन्हें कथा उसके जन्म से ही सावधानी से रच रही है। टेसिया वहां है, अब स्वयं एक छात्रा, उनका बचपन का बंधन किशोरावस्था और एक एल्फ राजकुमारी पर रखी अपेक्षाओं से जटिल हो गया है। वह जिस भयभीत बच्ची को आर्थर ने बचाया था, उससे बढ़कर अपने आप में एक सक्षम मेज बन गई है, गर्वीली, जिद्दी और इस बात के लिए तैयार नहीं कि वह केवल उस प्रतिभा से जुड़े रिश्ते से परिभाषित हो जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। उनकी गतिशीलता दो ऐसे लोगों के तनाव से भरी है जो एक दूसरे की गहरी परवाह करते हैं, किंतु उस परवाह को राजसी कर्तव्यों, शक्ति असमानताओं और आर्थर की हड्डियों तक गहरी इस अनिच्छा के माइनफील्ड से होकर निभा रहे हैं कि किसी को इतना निकट न आने दिया जाए कि वह आहत हो सके। ग्लेडर भाई बहन कर्टिस और कैथिलन मानव राजघराने के बच्चे, सहयोगी और मित्र बन जाते हैं। सिल्वी तेजी से बढ़ता हुआ और विस्मय से लेकर भय तक का ध्यान खींचता हुआ सामान्य अकादमी अनुभव जैसी किसी भी चीज की आर्थर की कोशिशों को जटिल बनाता है। हर रिश्ता जो वह बनाता है उसे इस दुनिया से जोड़ने वाला एक और सूत्र है, रुकने का एक और कारण, एक और व्यक्ति जिसकी सुरक्षा अब उसके निर्णयों पर निर्भर है। नए मित्र बनते हैं प्रत्येक एक और रिश्ता जिसे किंग ग्रे काट डालता और आर्थर बनाए रखना चुनता है। अकादमी आर्क हिंसा में अपने चरम पर पहुंचता है। ज़ीरस पर एक हमला जो आर्थर को अपनी क्षमताओं की वास्तविक सीमा प्रकट करने पर विवश करता है और उन छात्रों की रक्षा में लूकस वाइग्स को मारने पर जिनकी वह परवाह करने लगा था। परिणाम तत्काल और क्रूर है। आर्थर को द लांसिस द्वारा बंदी बनाया जाता है, डिकथेन के सबसे शक्तिशाली मेज योद्धा, महाद्वीप का परम सैन्य प्राधिकार। उन लांसिस में से एक बेरन लूकस का बड़ा भाई है। राजनीतिक परिणाम विशाल हैं और आर्थर एक पाठ सीखता है जिसे किंग ग्रे अंतरंगता से जानता था। संस्थागत संरक्षण के बिना शक्ति उतनी ही दायित्व है जितनी की संपत्ति। यह द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की पद्धति है। कुछ गर्म बनाओ, कुछ संरक्षण योग्य बनाओ, फिर उसे खतरे में डालो। आर्थर को उस ठंडी व्यावहारिकता के बीच चयन करने पर विवश करो जिसने ग्रे को जीवित रखा था, और उस कमजोर जुड़ी हुई मानवीयता के बीच जो आर्थर के जीवन को जीने योग्य बनाती है। डिकथेन से परे, एक ऐसे महासागर के पार जिसे छोटी जातियों ने कभी पार नहीं किया, स्थित है अलाक्रिया, एक महाद्वीप जिस पर वृत्रा का शासन है, असुरस का एक कुल जिन्हें उनके निषिद्ध प्रयोगों और देवतुल्य मानकों से भी अधिक शक्ति की भूख के कारण एफियोटस से निष्कासित कर दिया गया था। वृत्रा ने सदियों अलाक्राया को एक हथियार में ढालने में लगाई है, योद्धाओं, मेज और संशोधित मनुष्यों का एक महाद्वीप, एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया, आक्रमण। डिकथेन और अलाक्रिया की शक्तियों के बीच का युद्ध वह घटना है जो एट द बिगिनिंग आफ्टर द एंड
को एक पुनर्जन्मी प्रतिभा की कथा से वास्तव में चकित कर देने वाले विस्तार के महाकाव्य में बदल देती है। तीनों राज्य मानव, एल्फक्वे और बॉने काउंसिल के अधीन एकजुट होने पर विवश हैं, एक नाजुक शासी निकाय जिसकी कभी अस्तित्वगत खतरे से परीक्षा नहीं हुई। द लांसिस को तैनात किया जाना होगा। आर्थर, जिसकी शक्ति किसी मनुष्य, एल्फ या बॉने की क्षमता से परे बढ़ चुकी है, इस संघर्ष में उस स्तर पर खींचा जाता है जो उसका सब कुछ मांगता है। और इफियोटस के असुरास, वे देवतुल्य प्राणी जिन्होंने ऊपर से डिकैथन का अवलोकन किया है, यह प्रकट करते हैं कि आर्थर में उनकी रुचि कभी परोपकारी नहीं थी। विंडसम, असुरा संपर्क अधिकारी जिसने बचपन से आर्थर का मार्गदर्शन और परीक्षण किया है, एक गुट का प्रतिनिधित्व करता है जिसके वास्तविक लक्ष्य छोटी जातियों को वृत्रा आक्रामकता से बचाने से कहीं अधिक जटिल है। आसुरास सहस्राब्दियों में मापा गया खेल खेल रहे हैं और आर्थर उनके बोर्ड का एक मोहरा है, एक ऐसा मोहरा जिसमें ऐसा कुछ बनने की क्षमता है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यही कथा की भावनात्मक संरचना अपना सबसे बड़ा लाभांश चुकाती है। वे रिश्ते जो आर्थर ने बनाए, उसका परिवार, उसके मित्र, टेसिया, तीनों राज्यों के लोग जिन्हें वह जानने और परवाह करने लगा है, उस युद्ध के दांव बन जाते हैं जो सब कुछ नष्ट करने की धमकी देता है। किंगरे ने ऐसे युद्ध लड़े जहां खोने को कुछ नहीं था। आर्थर ऐसे लड़ता है जहां खोने को सब कुछ है, और कथा उसे इस संभावना का सामना करने पर विवश करती है कि ग्रे का तरीका, ठंडा, अलगाव में डूबा, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार, शायद अधिक प्रभावी रहा होता। युद्ध आर्क क्रूर है। पात्र मरते हैं, गौण पात्र नहीं, उपेक्षणीय पार्श्व चरित्र नहीं, बल्कि वे लोग जिनकी परवाह कराने में कथा ने सैकड़ों अध्याय लगाए हैं, गठबंधन भय और परस्पर संदेह के भार तले टूट जाते हैं। तीनों राज्य इतिहास में पहली बार एकजुट खोजते हैं कि खतरे के दबाव में बनी एकता ऐसे तरीकों से नाजुक होती है जैसे शांतिकाल के गठबंधन कभी नहीं होते। द लांसिस, वरे, मिका, आया, सबसे शक्तिशाली योद्धा जिन्हें डिकथेन ने कभी जन्म दिया, ऐसे शत्रुओं के विरुद्ध तैनात किए जाते हैं जो छोटी जातियों की सहन सीमा की परीक्षा लेते हैं। और आर्थर महाद्वीपों और आयामों में फैले संघर्ष के केंद्र में खड़ा ऐसे निर्णय लेता है जो उसके अंश छीन लेते हैं। उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका यह विश्वास कि वह उन लोगों की रक्षा कर सकता है जिनसे वह प्रेम करता है, बिना उस राक्षस में बदले जो वह अपने पहले जीवन में था। किंगरे की छाया हर सामरिक गणना पर मंडराती है, हर उस क्षण पर जहां कुशल विकल्प और मानवीय विकल्प अलग होते हैं। उपन्यास अगस्त 2025 में 529 अध्यायों पर पूर्ण इस संघर्ष को उसके परम निष्कर्ष तक ले जाता है। अंतर आयामी युद्ध, स्वयं आर्थर के पुनर्जन्म की प्रकृति के बारे में रहस्योद्घाटन और वृत्रा के नेता अग्रोना के साथ एक अंतिम मुठभेड़ जो उस सब की परीक्षा लेती है जो आर्थर ने अपने दोनों जीवनों में बनाया है। मानहुआ मार्च 2026 तक 226 अध्यायों पर अकादमी और प्रारंभिक युद्ध आर्क के माध्यम से अनुकूलित हो चुका है। उत्पादन गुणवत्ता के साथ जो 2023 में फुयुकी 33 के प्रस्थान के बाद चित्रकार में परिवर्तन के बावजूद उस दृश्य कथा कौशल को बनाए रखती है जिसने श्रृंखला को एक परिघटना बना दिया। पुनर्जन्म शैली भीड़ भरी है। पिछले जीवन के लाभों वाले ओपी नायक नियम हैं, अपवाद नहीं। जो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को उसके अधिकांश प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है, वह एक एकल निर्ममता से क्रियान्वित थीसिस है। रिश्तों के बिना शक्ति अर्थहीन है। किंगरे ने इसे सिद्ध किया, उसने सब कुछ प्राप्त किया, उसके पास कुछ नहीं था। आर्थर लेविन सुधार का प्रयोग है। वही आत्मा, वही क्षमताएं, वही रणनीतिक मस्तिष्क इस प्रश्न पर लागू कि क्या आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो सकते हैं और फिर भी एक अच्छे पिता के पुत्र हो सकते हैं, एक अच्छा मित्र, ऐसा व्यक्ति जिसे जानना सार्थक है, मात्र भयभीत होना नहीं। टर्टलमी ने इस कथा को एक दशक में लिखा। 2015 में रॉयल रोड पर इसके पहले अध्यायों से लेकर 2025 में पेट्रियन पर इसके निष्कर्ष तक। डिकथेन, अलक्रिया और एफियोटस का विश्व निर्माण वेब फिक्शन में सर्वाधिक व्यापक में से एक है। शक्ति प्रणाली, मानाकोर, तत्व आत्मीयताएं, ऑगमेंटिंग बनाम कॉन्जरिंग और असुरा स्तरीय एथर जिस तक आर्थर अंततः पहुंचता है, आंतरिक रूप से सुसंगत और कथात्मक रूप से उद्देश्यपूर्ण है। शक्ति में हर वृद्धि लागत में वृद्धि के साथ आती है। स्टूडियो ए कैट द्वारा निर्मित एनिमे अनुकूलन का प्रीमियर अप्रैल 2025 में हुआ। फूजी टीवी के प्लज़ोल्ट्रा ब्लॉग पर 12 एपिसोड का पहला सीजन
क्रंची रोल पर स्ट्रीम किया गया। मिश्रित प्रतिक्रिया के बावजूद 40,000 प्रशंसकों ने रीमेक की मांग करने वाली एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। दूसरा सीजन 1 अप्रैल 2026 के लिए पुष्ट है, नए ट्रेलर और विस्तारित कास्ट के साथ। फ्रैंचाइज हर माध्यम में बढ़ती जा रही है जिसे वह छूती है, लेकिन इसका हृदय उपन्यास और मानवा में बना रहता है। आर्थर लेविन अपने परिवार के साथ बैठा ऐसा भोजन कर रहा जिसे उसे हिंसा से अर्जित नहीं करना है। सिल्वी उसके कंधे पर सिमटा हुआ। ये ज्ञान कि कल युद्ध ला सकता है और कि इस क्षण की गर्माहट कमजोरी नहीं है, यही लड़ने का पूरा कारण है। यही है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। शक्ति नहीं, प्रभुत्व नहीं, एक ऐसे राजा की ठंडी कुशल मशीनरी नहीं जो भूल गया कि राज्य क्यों होते हैं। रिश्ते, किसी को अपने लिए महत्वपूर्ण होने देने का सरल, भयावह, अपूरणीय कार्य और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लड़ना। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड तापस पर उपलब्ध है। 226 मानवा अध्याय और पूर्ण उपन्यास। भौतिक खंड येन प्रेस द्वारा प्रकाशित है। 2026 के प्रारंभ तक 10 संग्रहित संस्करण। एनिमे का दूसरा सीजन 1 अप्रैल 2026 को क्रंची रोल पर आ रहा है। यदि आपने यह कथा नहीं पढ़ी है तो आप पुनर्जन्म शैली की परिभाषित कृतियों में से एक से वंचित हैं। इसलिए नहीं कि आर्थर सबसे शक्तिशाली नायक है, हालांकि वह दुर्जेय है, बल्कि इसलिए कि वह सबसे मानवीय में से एक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरा अवसर मिला और उसने उसे लोगों की परवाह करना सीखने में लगाया, एक ऐसी शैली में जो सामान्यतः किसी की भी परवाह न करने को पुरस्कृत करती है। यदि यह रिकैप आपके मन को छू गया तो सब्सक्राइब कीजिए। मानवा रिकैप वॉल्ट हर सप्ताह शैली की सबसे आकर्षक कथाओं को कवर करता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।